हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा क्वाड्रेटिक कंपाउंड से। उसमें आपके क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स के जो नामकरण है उस नामकरण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा कुछ अलग तरीके से, क्योंकि जो सामान्य नियम है वो तो हम लोग आसानी से सामान्य नियम के आधार पर आसानी से कर लेते हैं क्वाड्रेटिक कंपाउंडों का नामकरण। लेकिन जब कुछ विशेष स्थितियाँ आती हैं तो हम लोग को उसके नाम बनाने में कुछ समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को दूर करने के लिए ही ये आपका आज का वीडियो है। तो आप भी अगर हैं क्वाड्रेटिक कंपाउंड के नामकरण से परेशान तो आइए उसका सॉल्यूशन खोजते हैं हमारे साथ। तो आज हम लोग देखेंगे क्वाड्रेटिक कंपाउंड्स के बारे में कुछ बेसिक बातें, और उन बेसिक बातों की सहायता से हम लोग पहुंचेंगे एक निष्कर्ष पे, और उसके आधार पे हम लोग बनाएंगे उसके नाम। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक कंपाउंड का, यानी कि आपका जो उप सह संयोजक यौगिक हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक कंपाउंड के कितने पार्ट होते हैं, क्वाड्रेटिक कंपाउंड होता क्या है, क्वाड्रेटिक कंपाउंड किस किस से मिलकर के बना होता है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो सवाल तो बहुत से हम लोग के दिमाग में है ना, डाउट्स बहुत हैं। सभी डाउट्स को दूर करेंगे, इसीलिए है आपका ये एक्स्ट्रा क्लास। तो आइए पहला डाउट हम लोग क्लियर करते हैं कि क्वाड्रेटिक कंपाउंड होते कौन है, किनको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक कंपाउंड। तो क्वाड्रेटिक कंपाउंड बच्चों सिंपल सा एक दो वर्ड में आप इसको समझ सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्वाड्रेटिक बॉन्ड पाया जाता है उनको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक कंपाउंड। क्वाड्रेटिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों? क्वाड्रेटिक बॉन्ड में आपका एक कोवैलेंट बॉन्ड का ही दूसरा रूप है, जिसमें साझे के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु, आयन या समूह द्वारा दिए जाते हैं। बच्चों जानते हो बॉन्डिंग के बारे में तो चर्चा हम लोग किए हुए हैं पिछली वीडियो में, आप देख लेंगे उसमें तो समझ आपको आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि बॉन्डिंग क्या होती है। बस कम शब्दों में समझिएगा क्वाड्रेटिक कंपाउंड को कि जिनमें आपका क्वाड्रेटिक बॉन्ड पाया जाए। ठीक है, जिसमें दाता परमाणु कोई हो, जो इलेक्ट्रॉन को दान करता हो, अगर उस प्रकार का कोई कंपाउंड कहीं बॉन्डिंग कर रहा है तो जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा? क्वाड्रेटिक कंपाउंड होगा। तो आइए उसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, उसके कौन कौन से घटक हैं, क्वाड्रेटिक कंपाउंड किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहला जो इसका घटक होता है वो होता है, उसको नाम देते हैं हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, इसकी विशेषता क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है हम लोग के कंपाउंड में, क्या वो क्वाड्रेटिक कंपाउंड फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहली पहचान तो इसकी यही है बस बच्चों कि ये होगा आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक का तत्व होगा, डी ब्लॉक का तत्व। अगर आपको क्वाड्रेटिक कंपाउंड में कहीं डी ब्लॉक का तत्व दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि मे भी हो सकता है कि वहां पे क्वाड्रेटिक बॉन्ड फॉर्म हो और वहां पे क्वाड्रेटिक कंपाउंड भी फॉर्म होगा। तो डी ब्लॉक का तत्व जैसे आपका जैसे निकिल हो गया, Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, ये आपके इस प्रकार के जैसे विशेषता 3D श्रेणी के तत्व आपके मिल जाए वहां पे। तो 3D श्रेणी के तत्व आप जानते ही हो, है ना। तो स्कैंडियम है ना, निकिल है, Fe है ना, कापर हो जाएगा। ये तत्व उसमें अगर आप दिख रहे हैं आपको तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, आपके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो सकते हैं। क्यों इनको हम लोग लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के रूप में? केंद्रीय धातु परमाणु आयन वो होता है जो इलेक्ट्रॉन दाता से इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण करता है, जिसके अंदर रिक्त कक्षक उपस्थित होते हैं, वही होते हैं आपके केंद्रीय धातु परमाणु या आयन। इनकी दूसरी विशेषता क्या है आपका, ये अपना अष्टक का विस्तार करके ये अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इनका इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है, वह अपने निकटतम निष्क्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के समान करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान लेते हैं।
ठीक है, तो ये इनको हम दूसरा नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं। ये इनकी पहली दो विशेषताएं हो गई। इन्हीं दोनों विशेषताओं के आधार पे हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। पहला डी ब्लॉक के तत्व होंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होंगे। और क्यों करेंगे बताया मैंने कि ये अपने निकटतम निष्क्रिय जो गैसें हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि हम भी अपना जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वायु कोश में वो क्या करें, निष्क्रिय जो तत्व है उनके परमाणु क्रमांक के बराबर कर लें। ठीक है दोस्तों, उसके बारे में अभी डिटेल बताएंगे, एक वीडियो बनेगी हम लोग की EAN रूल से, तो उसमें बताया जाएगा आपको। फिलहाल यहाँ पे बस हम लोग इतना समझे कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कौन होगा, जो डी ब्लॉक का तत्व होगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होगा, जिसके पास रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित होंगे या जो रिक्त ऑर्बिटल उपस्थित कर सकता होगा, जानते ही हो, उसके लिए संकट आएगा। बताएंगे अभी आगे सब कुछ। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, इसमें क्या हो जाएगा आपका दूसरा जो इंपॉर्टेंट घटक इसका है वो है लिगेंड। लिगेंड जितना जरूरी केंद्रीय धातु परमाणु आयन है उतना ही जरूरी क्या है, लिगेंड भी है। बिना लिगेंड के, जिस प्रकार से बिना केंद्रीय धातु परमाणु के आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं सकता है, उसी प्रकार से बिना लिगेंड के भी केंद्रीय धातु परमाणु बिना लिगेंड के भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तो लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड बच्चों ये सिंपल सा इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या कोई समूह हो सकता है, उदासीन समूह भी हो सकता है। ठीक है, ये कौन होते हैं, जिनका देखो इनकी भी कुछ विशेषताएं हो जाएंगी। पहली चीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आधिक्य समूह होंगे। इलेक्ट्रॉन आधिक्य समूह, परमाणु या आयन, इलेक्ट्रॉन आधिक्य परमाणु समूह या आयन हो सकते हैं। दूसरी विशेषता होती है इनकी कि इनका अष्टक पूरा होता है। अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है, इनका अष्टक पूर्ण होता है। ठीक है, तो ये आपके लिगेंड हो गए। तीसरा इसका जो एक घटक है, तीसरा घटक होते हैं आयंस। आयन क्या है, ये आयन क्या करते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, आप लोग को पता है डी ब्लॉक का जो है दो कोष खाली होते हैं, अंतिम और उपांतिम। अंतिम कोष भी इनका रिक्त होता है और उपांतिम कोष भी क्या होता है, रिक्त होता है। और इनके अंतिम कोष में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उपांतिम कोष में आपका डी कक्षक जो होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है, डी कक्षक रिक्त होते हैं। तो जो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन है एक या दो, आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है उन इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके, है ना, अपना अष्टक क्या करता है, पहला अपने प्राइमरी वैलेंसी को पूरा करता है। ठीक है, तो उसके लिए आपके आयंस आते हैं जो इसकी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये आयंस आपके धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं, धनायन या ऋणायन भी हो सकते हैं। आइए अब इनको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, एक कहाँ पे है। जैसे कोई आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसका एक जनरल जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन को जो है हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं। जैसे ये आप एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, इसके बाहर भी कुछ चीजें हो सकती हैं, इसके अंदर भी कुछ चीजें होती हैं। तो जो ब्रैकेट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर उप सह संयोजन मंडल, उप सह संयोजन मंडल। इसके दो पार्ट होते हैं। उप सह संयोजन मंडल के कितने पार्ट हो जाएंगे, इसके दो पार्ट हो जाएंगे। इसमें दो चीजें होती हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका केंद्रीय धातु
परमाणु या आयन, और दूसरी चीज होती है इसमें लिगेंड। ठीक है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसके दो पार्ट हो गए। कितने पार्ट? दो पार्ट। उसमें कौन कौन होंगे? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होगा, और क्या होगा? लिगेंड होगा इसमें। ठीक है, और इसके बाहर जो है बना हुआ है, डॉटेड बनाया मैंने यहाँ पे जो जगह है, इसको बोलते हैं हम लोग आयनिक मंडल। क्या बोलेंगे इसको? आयनिक मंडल बोलते हैं इसको। ये जो दोनों चीजें हैं इसको बोलेंगे आयनिक मंडल। इसमें आपके धनायन या ऋणायन, तीसरा पार्ट इसके अंदर। तो जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो दो पार्ट हैं पहले, ये दोनों क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते हैं। यही होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन पार्ट। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं उप सहसंयोजन समूह। क्या नाम देंगे? उप सहसंयोजन समूह भी इसको हम लोग कहते हैं, उप सहसंयोजन समूह भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन पार्ट है, क्योंकि उसी के अंदर आपके क्या है? आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन भी है और लिगेंड भी है। ठीक है, तो ये आपका एक आइडिया आपका हो गया कि कौन सा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो आणविक जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कौन सा पार्ट को क्या हम लोग कहते हैं। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया। अब बाहर क्या हो गया? आयनिक मंडल। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के दो पार्ट हो गए, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन हो गया और लिगेंड हो गया। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके अणु सूत्र है ना, ये जो अणु सूत्र बनाएंगे हम लोग, उनके कुछ स्पेशल टाइप्स हैं। उसी के बेस पे जहाँ जहाँ कुछ नाम में चेंजिंग आती है, ठीक है ना, जो हम जैसे मैंने शुरू में कहा वीडियो के कि आप अलग अलग आपका जो उनका स्ट्रक्चर होगा, मात्र फार्मूला होगा, उसके बेस पे कहीं ना कहीं कुछ नाम में हम लोग चेंजिंग लाते हैं। ठीक है, तो उन नाम में चेंजिंग लाने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है उनके अणु सूत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इसमें आपका जो सबसे पहला प्रकार है ना, सबसे पहला प्रकार जो है ऋणायन। कौन हो जाएगा? ऋणायन, ऋणायनिक, ऋणायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऋणायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ऋणायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला। ऋणायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब आपका जिस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या हो? माइनस चार्ज हो। ऋणायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर क्या हो? माइनस चार्ज हो। जैसे एग्जांपल देखिए इसका, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे K4 Fe(Cl)6, K4 Fe(Cl)6, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो आपका 4K पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, और ये जब अलग होगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो इस पे क्या आएगा? 4 नेगेटिव। 4 पॉजिटिव का तो इसके ऊपर क्या आएगा? 4 नेगेटिव आएगा। तो ऋणायनिक जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ना, वो बना आपका। तो एक कंपाउंड तो आपका इस फॉर्म में है ना, ऋणायनिक फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इसका जो सेकंड टाइप होगा धनायनिक, धनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, धनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले। तो धनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले कौन कौन हो जाएंगे? धनायनिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले आपका सिंपल सा, जिसके कोऑर्डिनेशन पे क्या हो? प्लस चार्ज आएगा। तो एक एग्जांपल देखिए इसको, जैसे मान लीजिए आपका ले लीजिए Ni टेट्रा NH3, टेट्रा NH3, और बाहर लगा दिया मैंने Cl2। Ni निकल हो गया, टेट्रा NH3 है, बाहर क्या है? Cl2 है। इसको आप ब्रेक करोगे तो इस पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो 2 है तो 2 नेगेटिव हो जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 पॉजिटिव हो जाएगा। तो कौन हो गया? ये धनायनिक वाला हो गया। ठीक है, और तीसरा टाइप क्या हो जाएगा? तीसरा टाइप हो जाएगा उदासीन। उदासीन, उदासीन में क्या होगा आपका? जो उदासीन होगा उसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लो आप, यहाँ पे कोबाल्ट हो गया है ना, टेट्रा NH3 कर लिया मैंने, और यहाँ पे Cl2 लगा दिया। तो ये आपका इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है।
तो किस प्रकार का है, उदासीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला ये कंपाउंड है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आपका जो है चौथा वाला देखेंगे हम लोग, इसमें आपका बाई लिगेंड सेतु लिगेंड वाला, सेतु लिगेंड वाले कंपाउंड, सेतु लिगेंड वाले, सेतु लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, सेतु लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो सेतु लिगेंड वाले कोऑर्डिनेशन स्फीयर दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो सिंपल सा, जैसे मान लो जिसमें एक मोनो बाई लिगेंड हो, बिज लिगेंड हो, जैसे OH ले लिया मैंने, यहाँ पे OH, इसके साथ मैंने जोड़ दिया Ni टेट्रा H2O CO, और यहाँ पे हो गया टेट्रा H2O, और बाहर में लगा दिया, इसके बाहर लगा देता हूँ Cl3, या फिर इसी का दूसरा आपका टाइप हो जाएगा जिसमें दो ब्रिज लिगेंड हो जाएंगे। अगर दो ब्रिज लिगेंड उसमें है, जैसे OH हो गया, यहाँ पे क्या हो गया NH2 हो गया, यहाँ पे आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है आपका Fe लगा लो, Fe टेट्रा H2O हो गया, Fe टेट्रा H2O, और यहाँ पे आपका हो जाएगा, मान लीजिए निकिल लगा लेता हूँ, निकिल एंड टेट्रा NH3, टेट्रा NH3 ये कंपाउंड है। और इसके बाहर आपका सपोज दैट SO4 है, SO4 लगा दिया। ये दो टाइप का हो जाएगा, ये इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों। तो इनका नाम अलग बनता है, इनका नाम अलग बनता है, इनके नाम में कुछ अलग विशेषता है, इनके नाम में कुछ अलग विशेषता है। इसीलिए मैंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। अगर आप इनको डिवाइड कर लेते हैं, एक टाइप और होता है इसका, पांचवा टाइप देख लीजिए यहाँ पे, पांचवा जो टाइप होगा इसका, उसमें आपके दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले, कितने, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले, तो दो उप सह संयोजन मंडल वाले, उसमें दो उप संयोजन मंडल यहाँ पे दिए होंगे आपके एक साथ में, दो उप संयोजन मंडल एक साथ होंगे, तो उनका नाम अलग बनाएंगे। जैसे मान लो कि यहाँ पे दे दिया निकिल, है ना, टेट्रा H2O कर दिया, निकिल टेट्रा H2O कर दिया, और यहाँ पे आपका कोबाल्ट Cl4 कर दिया। तो इस प्रकार के देखिए, ये भी एक आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये भी क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब आ जाएंगे तो इनका नाम अलग बनेगा। तो नाम बनाने के लिए हमें जो है, अगर हम लोग को लिगेंड के बारे में पता है, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, लिगेंडों के नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों, और हमें ये पता हो जाए कि आपके जो कंपाउंड है वो कंपाउंड कितने प्रकार के फॉर्म होते हैं और उनमें क्या क्या चेंजिंग आती है, तो आसानी से नाम बना लेंगे। तो ये आपके उसके प्रकार हो गए। अभी हम लोग चर्चा करेंगे लिगेंडों के बारे में। लिगेंडों के बारे में चर्चा करने के बाद हम लोग बनाएंगे इनका नाम। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।